नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। साथियों, ब्रिटेन का एक डेली न्यूज़पेपर है द गार्जियन, जिसको पूरी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। कई बार इस अखबार में ऐसी रिपोर्ट या समाचार छपते हैं, उनके ऊपर विवाद होते हैं। भारत में गार्जियन को लेकर कई बार सुर्खियां बनती है, कई बार अच्छे कारणों से तो कई बार अन्य विवादित कारणों से। चाहे दोनों ही सूरत हो, पर यह बात तो है, द गार्जियन अखबार भारतीय जनमानस को इन्फ्लुएंस तो करता है। मगर साथियों, आज का जो मुद्दा है, विषय है, वो भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाला है। भारतीयों को एक सशक्त देश के तौर पर स्वीकार्यता मिलने वाली न्यूज है। दोस्तों, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लगभग 20 लाख सशस्त्र बल यानी सेना है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस देश में 2001 के अंदर भारतीय संसद, जो नई दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद हमला कर देता है। इस हमले में 14 लोगों की जान चली गई। सभी 4 आतंकवादी AK-47 लेकर देश के अंदर घुसकर हमारी पार्लियामेंट यानी संसद पर हमला करते हैं। आप सोच सकते हैं कि संसद से सेफ कोई जगह हो सकती है क्या? उसके ऊपर अगर हमला हो जाता है और भारत सरकार उस हमले की सिर्फ निंदा करती है और UN सिक्योरिटी काउंसिल में दरख्वास्त करती है कि हमारे ऊपर हमला कर दिया है, आप उनको यानी पाकिस्तान को बोलिए कि वे अपने प्यारे प्यारे आतंकवादियों को समझाए, ऐसे हमले ना करे। इसके बाद अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। वे गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर परिसर में 24 सितंबर 2002 को आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 30 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हो गए। आतंकवादी लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद इस हमले के पीछे थे। बाद में एक लेटर मिला जिसमें दावा किया गया था कि 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया। इसके साथ ही दीपावली के त्योहार से ठीक 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005 को 3 बम धमाकों ने राष्ट्रीय राजधानी को तहस नहस कर दिया, जिसमें 62 लोग मारे गए और 210 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 11 जुलाई 2006 को शाम के व्यस्त समय के दौरान 11 मिनट की अवधि के अंतराल में मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक साथ बम धमाकों की श्रृंखला हुई, जिसमें आतंकवादियों ने रेलवे के डिब्बों में प्रेशर कुकर में विस्फोट किए थे, जिसमें कुल 209 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड इंडियन मुजाहिदीन था, जो एक और कुख्यात आतंकवादी घटना जब 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर बम धमाके किए गए, जिसमें 68 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। यह ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलती थी। भारत पाकिस्तान के बीच एक और भारत की व्यावसायिक राजधानी यानी मुंबई में इतिहास का सबसे भयानक हमलों में से एक हमला हुआ, जिसमें 10 फिदायनी आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुस गए और ऐसा कुछ किया जो आपने पहले कभी नहीं सुना था। यह हमला 26 नवंबर को शुरू हुआ एवं शनिवार 29 नवंबर 2008 तक चला, जिसमें 164 लोग मारे गए और 308 लोग घायल हो गए। अंतिम उन्हें निर्मन हाउस, होटल ताज और होटल ओबराय ट्राइडेंट पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 5 और स्थानों को निशाना बनाया गया: छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय के पीछे की गली। इस हमले में हमलावर अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 अन्य को पुलिस और NSG कमांडो ने मार गिराया। यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने करवाया, जिसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। इसके साथ ही 2008 में जयपुर में बम धमाके हुए, जिसमें एक के बाद एक 9 बम विस्फोट हुए। इसमें 63 लोगों की मौत और 216 लोग घायल हुए थे। आज आपको ये सारी घटनाएं बताने के पीछे कारण यह है कि आज तक जो आतंकी हमारे देश में घुसकर हमारे यहाँ विस्फोट करके लोगों को मारते, क्योंकि उस समय हमारे देश में लाचार और कमजोर सरकार थी, जिसको आतंकियों के अंदर भी धर्म दिखता था और वोट बैंक की राजनीति के चलते हर बार देश लहूलुहान होता था। इन कायर लोगों के हमलों से निहत्थे लोगों को बम विस्फोट करके मारना हो या 26/11 की मुंबई में 10 आतंकियों द्वारा AK-47 से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना हो, ये सब कायर लोग ही कर सकते हैं। किसी निहत्थे इंसान को मारने को बहादुरी नहीं कहते। लड़ने के लिए आर्मी होती है। अगर तुम्हारे अंदर इतना गुद्दा है तो आर्मी से लड़ो कायरों। मगर पता है, आर्मी ने 4 बार तुम्हें नानी याद दिला दी थी और दुनिया के अंदर 1971 को तुम्हारे 93,000 फौजियों ने पेंट उतार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। परंतु जैसा कहा गया है कि ये कायर लोग और निहत्थे लोगों पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। मर्द के बच्चे ये कभी नहीं बन सकते। भारत वो देश है जहां की संस्कृति में यह बताया जाता है कि निहत्थे पर
पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ दुश्मन से भी लड़ते समय युद्ध के अंदर नियम होते थे, जिसमें शाम होने पर एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, निहत्थे पर हमला नहीं करते थे, परंतु शायद नियम और इंसानियत इंसानों पर लागू होती है, जानवरों पर नहीं। और इसीलिए जानवरों को काबू करने के लिए उन्हीं के तरीकों से उन्हें मारना पड़ता है। और अब जो हमारी आज की मोदी सरकार है, वो जानवरों को कैसे काबू करना है, उनके कैसे नकेल कसनी है, अच्छे से जानती है। देश ने 30 साल में बहुत कुछ भुगता है। जब उस समय एक तो बहुमत की सरकार नहीं थी, दूसरी यहाँ जो कांग्रेस की सरकार थी उससे जनता के हितों की और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती थी। इतने साफ साफ सबूत होते हुए भी भारत कभी पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं कर पाया और न ही भारत में होने वाले आतंकी हमलों को बंद करवा पाया। कांग्रेस की सरकार के समय आतंकियों से बातचीत की जाती थी, दिल्ली में उनसे मुलाकातें होती थी। अलगाववादी जो भारत को तोड़ने की और कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, उनसे स्पेशल प्रोटोकॉल मिलते थे उनको। और कभी भी भारत में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कोई आतंकवादी हमला होता था, जो साफ साफ पता होते हुए भी पाकिस्तान सबूत मांगता था और पाकिस्तान बोलता था कि अच्छा आपके यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और अगर आपको लगता है इसमें हमारा हाथ है तो हमें इसके सबूत दो, हम जांच करेंगे और हमारी जांच एजेंसी भारत आकर जांच करेगी कि यह हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया। हर बार पाकिस्तान से लहूलुहान भारत यूनाइटेड नेशन में जाता था, वहां जाकर भारत बोलता कि हमें पाकिस्तान मार रहा है, लेकिन सामने पाकिस्तान जिसका रोज का काम था वो वही सेम स्क्रिप्ट पढ़ देता कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, और उल्टा भारत पाकिस्तान में हमला करवाता है। भारत वापस मुंह खाकर चुपचाप बैठ जाता था। ऐसा नहीं है कि भारतीय एजेंसियों में क्षमता नहीं थी, यहाँ बात एजेंसियों की क्षमताओं की है ही नहीं, यहाँ बात सरकार की विल पावर की है। जो पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को गांव की बूढ़ी औरत बोलता हो, जो कुछ भी हो जाए अमेरिका जाकर शिकायत करती है, भारत के प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया जाता था। पाकिस्तान ने सोचा शायद ऐसा ही चलेगा, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, जिसकी बहुत स्पष्ट नीति थी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद भारत की विदेश नीति और रक्षा संबंधी नीतियों में बदलाव किया गया और भारतीय खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया और भारतीय खुफिया एजेंसी RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भारतीय सरकार की तरफ से फ्री हैंड मिला। रॉ को विदेशी धरती पर भी मोसाद और KGB की तरह विदेशी धरती पर भी अगर कोई देश का दुश्मन है तो उस टारगेट को सेट करके न्यूट्रलाइज करने का आदेश मिला। यूपीए और कांग्रेस के समय रॉ के हाथ बंधे हुए थे, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती थी। उस समय सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं थी। सरकार बदलते ही रॉ ने मोसाद और KGB को भी पीछे छोड़ दिया। आज सही मामलों में रॉ दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्योंकि उसने जो ऑपरेशन किए हैं उनको सुनकर कोई भी दांतों तले अंगुलियां दबा ले। जब मोसाद के किए हुए ऑपरेशन पढ़ते हैं, मोसाद ने 50 साल पहले एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। उस ऑपरेशन में मोसाद के 11 इजरायली लोगों की मौत का बदला लेते हुए फिलिस्तीनी आतंकवादियों को चुन चुन के मारा था। बात 6 दिसंबर 1972 की है। जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक के गेम्स हो रहे थे। 5 सितंबर की रात को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी खिलाड़ियों की वेशभूषा में वहां घुस आए। ये वही अपार्टमेंट था जहां इजरायली एथलीट ठहरे हुए थे। आतंकियों ने 2 एथलीट की उसी समय हत्या कर दी और 9 को बंधक बना लिया। आतंकियों ने इन 9 खिलाड़ियों को छोड़ने की एवज में 200 फिलिस्तीनी आतंकवादी रिहा करने की बात कही, जो इजराइल की जेल में बंद थे। इजराइल की उस समय जो प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर, उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि इजराइल आतंकवादियों की कोई मांग नहीं मानेगा, उससे चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। आतंकियों ने 9 इजरायली खिलाड़ियों को लेकर एयरपोर्ट पर गए। वहां जर्मन सुरक्षा बलों ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। जर्मन सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई के कारण आतंकी भड़क गए और 9 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर देते हैं। जर्मन सुरक्षा बलों के साथ चले एनकाउंटर में 8 में से 5 आतंकी मारे गए, बाकी 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया गया। इस घटना के 1 महीने बाद अक्टूबर में एक फ्लाइट सीरिया से जर्मनी आ रही थी। इस फ्लाइट को 2 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया और उन 3 जिंदा पकड़े गए आतंकियों को रिहा करने की मांग की। जर्मनी ने उनकी बात मानकर तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया और तीनों वहां से लीबिया चले गए। अब इधर खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई और तय किया खिलाड़ियों की हत्या में शामिल हर उस आतंकी को जेहनुम पहुंचाना है। और इसी कमेटी ने 20
से लेकर 35 लोगों की एक लिस्ट बनाई। ये लोग जिनका इस लिस्ट में नाम था वो अलग अलग देशों में यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक फैले हुए थे। इनको ढूंढना और मारना ये स्पष्ट निर्देश थे कि इन हत्याओं में इजराइल का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये काम मोसाद को सौंपा गया। मोसाद के ऑपरेशन को एजेंट माइकल हेरारी लीड कर रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई। उनका इजरायली सरकार से कोई वास्ता नहीं था। ये सारी टीम के लोग माइकल हेरारी को रिपोर्ट करते थे। अब मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की शुरुआत की। 16 अक्टूबर 1972 में इसी दिन पहली हत्या हुई। इटली की राजधानी रोम में एक होटल में वेल पेवटर नाम के आतंकी की हत्या हुई। पेवटर रोम में ब्लैक सितंबर का चीफ था। दूसरी हत्या फ्रांस में ब्लैक सितंबर के लीडर मोहम्मद हमसारी की हुई। मोहम्मद हमसारी फ्रांस में एक घर में छिपा हुआ था। एक दिन जब वह बाहर निकला तो मोसाद के लोगों ने उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। घर पहुंचते ही मोहम्मद को फोन आया। जैसे ही रिसीवर उठाया और ब्लास्ट हो गया। मोसाद अपने टारगेट आतंकियों को ऐसे ही नहीं चुपके मार दिया था। बाकायदा पहले उन्हें लेटर भेजा जाता था, साथ में गुलदस्ता, ताकि उनकी कब्रों पर चढ़ाने के काम आए। लेटर में लिखा होता था, हम ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। इन सभी हत्याओं के कारण आतंकियों की फट के फ्लावर हो गई। इसीलिए एक ने घर में अपने आप को कैद कर लिया। मोसाद के लोग बोट से बेरूत पहुंचे और वहां फिर औरत की वेशभूषा में घर में घुसे और उसको मार गिराया। मोसाद ने ऐसे अनेक ऑपरेशन किए हैं और इसी कारण मोसाद को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहते हैं। दूसरे नंबर की केजीबी जो रूस की खुफिया एजेंसी है, उसने कई ऑपरेशन किए जो बिल्कुल असंभव थे, उनको केजीबी ने पूरा करके दिखाया। पुतिन भी खुद केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। इसी तरह अमेरिका की CIA है। अब साथियों, भारत की सरकार ने रॉ को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया और पुलवामा हमले के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रॉ के साथ मीटिंग करके साफ साफ बोल दिया था कि आपको देश के दुश्मनों को चाहे किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना पड़े, आप खत्म करो। जितने भी संसाधन आपको चाहिए वे मुहैया करवाए जाएंगे, परंतु एक भी आतंकी या आतंकियों को पोषित करने वाला उनका आका चाहे पताल में छिपकर बैठे हों, उनको ढूंढ कर निकालो और कुत्ते की मौत मारो। उन्हें किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की वैसे ही आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है और पुलवामा हमले के बाद मोदी जी ने रॉ को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि आतंकी चाहे जिस भी जमीन पर है उसको जहन्नुम भेजो। अगर कोई मुद्दा उठता है तो भारत सरकार उसको सोल्व कर लेगी। आतंकी चाहे अमेरिका में छिपा हो, चाहे कनाडा में, चाहे यूरोप में या पाकिस्तान में, उसको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। साथियों, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों का इतना तेज खुफिया तंत्र होने के बावजूद भारत के रॉ के एजेंट ने ऑपरेशन किए और हरदीप सिंह निज्जर इसी का उदाहरण है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद रॉ के एजेंट रह चुके हैं। उन्होंने अनेक खुफिया ऑपरेशन भारत के लिए किए हैं। आज ब्रिटेन का प्रमुख अखबार यह लिख रहा है कि भारत विदेशों में जाकर अपने दुश्मनों को मार रहा है। दोस्तों, आज की खबर है कि भारत ने 20 मोस्ट वांटेड आतंकी उनकी हत्याएं कर दी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले जब भारत में G20 की बैठक चल रही थी, उस समय एक मुद्दा उठा था कि भारत विदेशों में बैठे अपने वांटेड आतंकियों की हत्या कर रहा है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बोला कि भारत की एजेंसियां कनाडा के अंदर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। परंतु दोस्तों, भारतीय एजेंट की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने हाईली प्रोफेशनल तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब साथियों, ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार के खुलासे के बाद एक नजर डालते हैं जिनको भारत के एजेंट ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। सबसे पहले नंबर पर है दाऊद मलिक नाम का यह आतंकी, एक नंबर पर आता है, जिसको हाल ही में मारा है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, जिसका मौलाना मसूद अजहर से सीधा संबंध था, जो अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की धरती पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जहन्नुम पहुंचाया गया है। इसको 11 अक्टूबर 2023 को मारा गया था। इसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पर साइद लतीफ, जिसने 2016 में आतंकी हमला किया था इंडियन एयरफोर्स के बेस पर पठानकोट में। यह आतंकी भी अज्ञात हमलावरों द्वारा सियालकोट पाकिस्तान में जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी का मानना है कि जहन्नुम का टिकट भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ काट रही है। तीसरे नंबर पर आता है जिया उर रहमान का, जो 29 सितंबर 2023 को मारा जाता है। आतंकी जिया उर रहमान लश्कर तोयबा का गुरगा था, जो युवाओं को भारत के खिलाफ रेडिकलाइज करता था। यह भी कराची में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों द्वारा जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। चौथे नंबर पर आता है अबू कासिम कश्मीरी, जिसको 8 सितंबर 2023 को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। यह मां से रियाज अहमद
अहमद के नाम से भी जाने जाते थे। इसने राजौरी जम्मू के अंदर धनगिरी अटैक करवाया था। इसे भी हम अज्ञात हमलावरों ने जेनुम पहुंचा दिया है। इसके बाद नंबर आता है सरदार हसन का, जो 1 अगस्त 2023 को जहनुम पहुंचाया जा चुका है। ये लश्कर तोयबा का गुर्गा था जो हाफिज सईद का नजदीकी था। ये मदरसे चलाता था और भारत के खिलाफ जहर भरता था। ये जमात उद दवा नाम से मदरसा चलाता था। इसको भी मार गिराया एक दुकान पर, नवाब शाह कराची में। 7वें नंबर पर आता है खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का, जो 19 जून 2023 को नरक में भेजा जा चुका है। ये बंदा खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और ये हेड था गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का और कनाडा का नागरिक भी था। भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत में मोस्ट वांटेड था। इसको भी अज्ञात बंदूकधारी हमलावरों ने नरक पहुंचा दिया। 8वें नंबर पर आता है अवतार सिंह खांडा। ये यूके का नागरिक था और खालिस्तानी आतंकवादी घटनाओं में शामिल था। ये भी अस्पताल में मारा गया। ये भारतीय दूतावास लंदन पर हमले का आरोपी था। इसको भी नरक पहुंचाया जा चुका है। अब 9वें नंबर पर आता है परमजीत सिंह पंजवार। ये भाई साहब खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ था। इसको मालिक सरदार सिंह नाम से भी जाना जाता था। इसको भी इसके घर के नजदीक लाहौर पाकिस्तान में मारा जा चुका है अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा। इन भाई साहब को 6 मई 2023 को नरक पहुंचाया जा चुका है। ये भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी था जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुख्य नेता था। 10वें नंबर पर आता है सैयद नूर सहलोबार। इसको जेनुम में पहुंचाने की तारीख है 4 मार्च 2023। ये भाई साहब कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। इसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ कोलैब था। 11वें नंबर पर आते हैं बशीर अहमद पीर, जिनका जेनुम का टिकट काटा जा चुका है 20 फरवरी 2023 को। इसको इम्तियाज आलम नाम से भी जाना जाता था। ये बंदा टॉप का कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। ये अल्लाह को प्यारा हुआ। रावलपिंडी में 15 साल से पाकिस्तान में रहकर आतंकी गतिविधियों में शामिल था। 12वें नंबर पर आता है सैयद खालिद राजा। इनको जेनुम भेजा 27 फरवरी 2023 को। ये कमांडर था अल बदर मुजाहिद का। इसको कराची में टपका दिया। ये कुपवाड़ा जम्मू में आतंकियों को भेजता था। 13वें नंबर पर आता है एजाज अहमद। ये कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। इसका संबंध इस्लामिक स्टेट से था। यह अफगानिस्तान में मारा गया। 14वें नंबर पर आता है हरविंदर सिंह संधू। 19 नवंबर 2022 को लाहौर के एक अस्पताल में मर गया, जो खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त था। ऐसे ही रिपुदमन सिंह मलिक को 14 जुलाई 2022 को और जहूर मिस्त्री को 1 मार्च 2022 को भारतीय खुफिया एजेंसी ने जेनुम पहुंचाया है। इतनी सारी किलिंग के बाद द गार्जियन ने रिसर्च करके रिपोर्ट बनाई, इन सब का खुलासा किया। जानी मानी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द गार्जियन ने इसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के हवाले देते हुए दावा किया है कि बीते 4 सालों में भारतीय खुफिया एजेंसी ने 20 से ज्यादा भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाया। द गार्जियन ने दावा किया है कि UAE में बैठी भारतीय खुफिया एजेंसी स्लीपर सेल ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। इन अपराधियों को मारने के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई है। इससे क्या लगता है, भारत ने मोसाद और KGB से प्रेरणा ली है? इसे देखकर तो लगता है कि आने वाले समय में दुनिया में भारत की खुफिया एजेंसी की लोग मिसाल देंगे। हालांकि भारतीय अफसरों ने इसका जोरदार तरीके से खंडन किया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? क्या रॉ मोसाद बन गई है? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।